बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। बच्चे आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग 9th क्लास केमिस्ट्री यूनिट नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर में लेक्चर नंबर 7 बोहर्स एटॉमिक मॉडल को जो है वो डिस्कस करेंगे। बच्चे आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आप लोगों की 9th क्लास की केमिस्ट्री हो, 10th क्लास की केमिस्ट्री हो, या आप लोगों ने इंटरमीडिएट के अंदर केमिस्ट्री को समझना है। इसके अंदर हम लोग बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि आप लोगों को पूरी की पूरी आगे केमिस्ट्री के अंदर काम आने वाला है, उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बच्चे अगर मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दूं पिछले लेक्चर्स को, तो उनके अंदर हम लोग देख चुके हैं कि किस तरह से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। और फिर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो एक एटम के अंदर समा जाते हैं। अब बच्चे बोहर का जो मॉडल है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़ स्टडी करने के लिए कि लास्ट लेक्चर में जो हमने बात की थी डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के अंदर, तो हमने बोला था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो तो समा जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन जो तीसरा फंडामेंटल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर पोर्शन के अंदर इवॉल्व करते हैं, जिसको हम लोगों ने शेल का, ऑर्बिट का या एनर्जी लेवल का नाम दिया था। लेकिन बच्चों शेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल का कॉन्सेप्ट देने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नेम है नील बोहर। नील बोहर प्रपोज्ड अ मॉडल फॉर द हाइड्रोजन एटम विच इज़ कॉल्ड बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोहर ने जो मॉडल दिया उसी के नाम के ऊपर हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, बोहर्स एटॉमिक मॉडल का जो है वो नाम दे देते हैं। बच्चे ये चीज़ याद रखिएगा, एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि मॉडल किसके लिए प्रेजेंट किया गया था। तो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए ये मॉडल प्रेजेंट किया गया था। और अगर हम लोग हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो बच्चे ये एक ऐसा एटम है जिसके अंदर एक प्रोटॉन मौजूद है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जबकि इसके पास कोई भी न्यूट्रॉन जो है वो मौजूद नहीं होता। तो जो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को कंसेप्ट दिया था कि जो सेंट्रल पोर्शन होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, तो बच्चे हम लोग बोलेंगे कि इसके अंदर अभी एक प्रोटॉन मौजूद है, जबकि इसके अंदर न्यूट्रॉन जो है वो कोई भी मौजूद नहीं है। और जो आउटर पोर्शन होता है, जो मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर के अंदर थोड़ा सा कंसेप्ट देने की कोशिश की थी कि जिसको आप लोग शेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल का नाम देते थे, तो इनको इसी के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो अभी के लिए थोड़ा सा अपने माइंड के अंदर ये कंसेप्ट बिठाने की कोशिश करनी है कि हमारे पास हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जिसके पास एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक न्यूट्रॉन है। अब इस हाइड्रोजन एटम के लिए बोहर ने क्या क्या बातें बोली थी। बोहर का जो सबसे पहला पास्टुलेट है, जो सबसे इसने पहली बात बोली, वो ये थी कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेंगे। तो बच्चे यहाँ से ये चीज़ क्लियर हुई कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद नहीं होते, बल्कि उसके बाहर जो है वो रिवॉल्व करते हैं इन अ स्पेसिफिक पाथ कार्ड ऑर्बिट, शेल, या फिर उसी को हम लोग किस चीज़ का नाम देते हैं, एनर्जी लेवल का नाम दे रहे होते हैं। अब बच्चे अगर ये हमारे पास न्यूक्लियस है जिसके अंदर हम लोग कहते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, तो इसके इर्द गिर्द स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेसिकली रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब ये जो पहला सर्कुलर पाथ है इसको हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट का नाम देंगे। जो सेकंड सर्कुलर पाथ है इसको हम लोग सेकंड ऑर्बिट का नाम देंगे। जो थर्ड सर्कुलर पाथ है इसको हम लोग थर्ड ऑर्बिट का नाम देंगे। और जो फोर्थ सर्कुलर पाथ है इसको हम लोग फोर्थ ऑर्बिट का जो है वो नाम दे रहे होते हैं। और बच्चे इन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो जो ऑर्बिट, शेल या एनर्जी लेवल का कॉन्सेप्ट था, ये चीज़ याद रखिएगा कि किसके सर पे इसका सहरा बांधा जाता है। तो वो पर्सन जिसने सबसे पहले ऑर्बिट या शेल का कॉन्सेप्ट दिया था, हिज नेम वाज नील बोहर। तो अभी तक हम लोग ये बात समझ चुके हैं कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे एटम के अंदर रह सकते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर जो सर्कुलर पाथ होते हैं उनके अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब बच्चे किस तरह से द एनर्जी ऑफ दीज ऑर्बिट्स इज़ फिक्स्ड। बच्चे इन ऑर्बिट्स की, इन शेल्स की एनर्जी जो है वो फिक्स होती है। उससे भी पहले ये चीज़ याद रखें कि जो शेल्स होते हैं उनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल एन। अब बच्चे इन ऑर्बिट्स की एनर्जी फिक्स है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर बिठा लें, नोट डाउन कर लें इस चीज़ को कि वो वाले ऑर्बिट्स या वो वाले शेल्स जो कि नियर द न्यूक्लियस होंगे, जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के जितना नज़दीक होंगे उनकी एनर्जी की वैल्यूज़ उतनी ही कम होती हैं, उनकी एनर्जीज़ क्या होंगी, लो होंगी। जबकि वो तमाम के तमाम ऑर्बिट्स जो कि फार फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से वो जितना दूर जाते जाएंगे
उनकी एनर्जी की वैल्यूज़ हैं वो उतनी ही ज़्यादा होती रहती हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि ऑर्बिट्स दैट आर फारदेस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस दे हैव द हाई एनर्जी। तो बच्चे अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी को E1 का नाम दे देते हैं, सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी को हम लोग E2 का नाम दे देते हैं, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी को E3 बोल देते हैं और फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी को E4 बोल देते हैं, और वो आपसे पूछता है कि बताएं इनमें से किसकी एनर्जी सबसे कम होगी और किसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो बच्चे फर्स्ट ऑर्बिट न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि E1 जो है इसकी एनर्जी सबसे लो होगी, जबकि फोर्थ ऑर्बिट जो कि न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा दूर है इसकी एनर्जी इन तमाम में से सबसे ज़्यादा होगी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों ने याद रखना है। पहली चीज़, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, जिसको आप लोग ऑर्बिट, शेल या एनर्जी लेवल का नाम देते हैं। और दूसरी बात कि इन ऑर्बिट्स की एनर्जी फिक्स होती है। पहले जो ऑर्बिट है उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी उससे ज़्यादा होगी, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी उससे ज़्यादा होगी, एंड सो ऑन। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते जाते हैं उनकी एनर्जी की वैल्यूज हैं वो ज़्यादा होती रहती हैं। बच्चे तीसरा पॉस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट अलाउड टू ऑक्यूपाई द स्पेस इन बिटवीन द ऑर्बिट्स। अब बच्चे जो दो ऑर्बिट्स के दरमियान जगह है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा सर्कुलर पाथ के अंदर ही रिवॉल्व करते हुए दिखाई देंगे। इनके दरमियान जो जगह होती हैं वहाँ पर बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन्स है वो नहीं पाए जाते। आपकी बुक के अंदर नहीं है लेकिन याद रखिएगा, इन रीजन्स को हम लोग नाम देते हैं नोड्स का। नोड दो ऑर्बिट्स के दरमियान वो खाली जगह होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस हैं वो ज़ीरो होते हैं। तो बच्चे ये तीन पास्टुलेट थे जो कि बोहर ने प्रेजेंट किए थे। इन्हीं पास्टुलेट्स को बुनियाद बनाकर मैं आप लोगों के सामने एक टेबल रखने वाला हूँ। बच्चे ये टेबल आप लोगों की केमिस्ट्री की जान है। अगर आप लोगों को ये टेबल आता है तो समझ लिया आप लोगों को केमिस्ट्री बहुत हद तक इंशाल्लाह आगे आने वाली लेक्चर्स के अंदर जो है वो समझ आ जाएगी। बच्चे सबसे पहले नंबर ऑफ शेल्स, मतलब कौन सा शेल है, फर्स्ट शेल है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो अगर ये हमारे पास न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं, मैंने बोला कि ये जो हमारे पास शेल हैं हम लोग इनको किससे ज़ाहिर करते हैं? इसको हम लोग स्मॉल एन से ज़ाहिर करते हैं। अगर हम लोग नंबर ऑफ़ शेल फर्स्ट शेल की बात करते हैं तो बच्चे इसकी एन की वैल्यू होगी 1। अगर हम लोग सेकंड शेल की बात कर रहे होंगे तो इसकी एन की वैल्यू होगी 2। अगर हम लोग थर्ड शेल की बात कर रहे होंगे तो इसकी एन की वैल्यू होगी 3। और अगर हम लोग फोर्थ शेल की बात कर रहे होंगे तो इसकी एन की वैल्यू होगी 4। तो ये तो सबसे पहले एक बेसिक सी चीज़ हम लोगों ने सीख ली कि हमारे पास न्यूक्लियस के जो सबसे नज़दीक है शेल, उसको हम लोग फर्स्ट शेल बोलेंगे, और उसकी स्मॉल एन की वैल्यू 1 होगी, फिर 2, फिर 3 एंड 4। अब इन शेल्स के नाम भी होते हैं। बच्चे जो सबसे पहला शेल होता है हम लोग इसको के शेल का नाम देते हैं। अब ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। फर्स्ट शेल इज़ नोन एज द के शेल, सेकंड शेल इज़ नोन एज द एल शेल, थर्ड शेल को हम कैपिटल एम बोलते हैं और फोर्थ शेल को हम लोग कैपिटल एन से जो है वो जाहिर कर देते हैं। तो अगर मैं इसको टेबल के अंदर भी लिखूं ताकि आप लोगों के लिए चीज़ें समराइज हो जाएं, तो फर्स्ट शेल का जो नेम होगा दैट विल बी के शेल, सेकंड शेल का जो नेम होगा वो एल होगा, और थर्ड शेल को हम लोग एम से जाहिर करेंगे और फोर्थ शेल को हम लोग एन से जाहिर कर देते हैं। अब बच्चे वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि बताएं जो शेल हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, पहले शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं, दूसरे शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं, थर्ड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे और फोर्थ शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे। तो शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला है दैट इज़ 2n²। तो बच्चे अगर वो के के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने का कहता है तो आप लोग के लिए एन की वैल्यू है 1, यहाँ पर 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। जब 1 का स्क्वायर 1 आएगा तो इसको आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2। इसका मतलब कि पहले शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं दैट आर 2। उसके बाद अगर वो आपसे कहता है कि सेकंड शेल के अंदर बताएं कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो बच्चे सेकंड शेल के लिए एन की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर आपके पास 4 आ जाएगा और 4 इंटू 2 8 आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि सेकंड शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं दैट आर 18 नंबर। इसी तरह से अगर वो आपसे कहता है कि थर्ड शेल के अंदर बताएं कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो बच्चे थर्ड शेल के लिए एन की वैल्यू आपके पास है 3, और 3 का स्क्वायर जो है वो 9 है, तो 2 इंटू 9 आपके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे दैट विल बी 18। तो इसका मतलब कि थर्ड शेल के अंदर टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसी तरह से अगर आप लोग फोर्थ शेल के अंदर कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पर आप लोग एन की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 इंटू 2 आपके पास आंसर आ जाएगा 32। तो
तो इसका मतलब फोर्थ शेल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं दैट आर 32 इन नंबर। तो ये बच्चे हमारे पास शेल की जो है वो ओवरऑल समरी है कि शेल हैं क्या। शेल बेसिकली न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वो जगह हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। आपके लेवल तक के, एल, एम और एन तक पढ़ते हैं, हालांकि इससे ज़्यादा भी शेल्स होते हैं, लेकिन हम लोग उसी तक रखेंगे ताकि आप लोगों को चीज़ों की बेसिक समझ आ जाए। फिर इंशाल्लाह इससे ऑनवर्ड भी आप लोग चीज़ें जो है वो सीखते जाएंगे। अब बच्चे जो शेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ईच शेल इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इंटू सब शेल्स। एक शेल के अंदर भी स्पेसिफिक जगहें होती हैं जिनको हम लोग सब शेल्स का नाम दे रहे होते हैं। और बच्चे याद रखिएगा, नंबर ऑफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन बता रहा हूँ आप लोगों को, नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल। हमने बोला एक शेल के अंदर सब शेल मौजूद होते हैं, तो एक शेल में कितने सब शेल होते हैं वो बराबर होते हैं द वैल्यू ऑफ एन फॉर दैट शेल। उस शेल की जो एन की वैल्यू है उतने ही उसके अंदर बच्चे बेसिकली क्या मौजूद होते हैं, उसके अंदर सब शेल जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर देखें कि आप लोगों के पास जो के शेल है उसकी एन की वैल्यू है 1, तो इसका मतलब इसके अंदर सब शेल भी कितने होंगे, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सब शेल जो है वो मौजूद होगा। अब एल के अंदर जो एल है इसके एन की वैल्यू है 2, तो इसका मतलब इसके अंदर जो नंबर ऑफ सब शेल्स होंगे वो 2 होंगे। इसी तरह से अगर थर्ड शेल है उसकी एन की वैल्यू है 3, तो इसके अंदर जो सब शेल होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। और जो फोर्थ शेल है उसकी एन की वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब इसके अंदर सब शेल कितने होंगे, 4 होंगे। अब बच्चे जैसे हम लोग शेल के नाम लिखते हैं ना, के, एल, एम और एन, इसी तरह से सब शेल्स के नाम भी होते हैं। उन सब शेल के नाम एस, पी, डी और एफ होंगे। अब देखें अगर पहले शेल के अंदर सिर्फ एक ही सब शेल है तो उसके अंदर कौन सा सब शेल होगा, फिर इसमें सिर्फ और सिर्फ एस सब शेल होगा। इसी तरह से अगर सेकंड शेल के अंदर 2 सब शेल हैं तो फिर वो कौन से होंगे, उसमें एस और पी होंगे। अगर थर्ड शेल के अंदर 3 सब शेल आ रहे हैं तो फिर वो कौन कौन से होंगे, इसमें एस, पी और डी आ जाएगा। और अगर फोर्थ शेल के अंदर 4 सब शेल आ रहे हैं तो बच्चे इसका मतलब इसमें फिर कौन कौन से सब शेल होंगे, इसमें एस, पी, डी और एफ आ जाएंगे। अब बच्चे इनके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी आप लोगों ने याद रखनी है। जो एस सब शेल होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी सब शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, डी सब शेल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, जबकि एफ सब शेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 14 आ सकते हैं। अब यहाँ से बच्चे मैं मज़ीद थोड़ा सा आप लोगों को डीप लेकर चलूँगा और आप लोगों को चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। अब हमने कहा कि के जो है इसके अंदर, ये पहला शेल है, इसके अंदर कितने सब शेल मौजूद हैं, सिर्फ एक, और वो कौन सा है, एस। एल सेकंड शेल है, इसमें एस और पी मौजूद होंगे। थर्ड वाले में एस भी है, पी भी है और इसमें डी भी mौजूद है, जबकि फोर्थ वन के अंदर एस भी है, पी भी है, डी भी है और एफ भी है। अब बच्चे अगर आप लोग शेल और सब शेल के नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे ना तो ये दोनों आपस में बराबर आएंगे। किस तरह से, देखें ये तो हमने लिख दिया कि के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, एल के अंदर कितने हैं, 8, एम के अंदर कितने हैं, 18 और एन के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 32। अब मैं आप लोगों को ये कैलकुलेट करके बताता हूँ और आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं। अब के अंदर सिर्फ एस है और एस के अंदर मैंने आपको बताया कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो के शेल के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन और उसमें जो सब शेल है वो सिर्फ एस है, उसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2, तो दोनों बराबर हुए। एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8। इसमें बचे सब शेल कितने हैं, इसमें 2 सब शेल हैं, एक है एस, एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2। दूसरा है पी, पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6, तो 2 + 6 कितने हुए, 8 ही हुए, जो कि आपके पास एल के पास टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स थे। इसी तरह से अगर हम लोग एम की बात करते हैं, एम में टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 18, तो आपके पास बचे एम शेल में सब शेल भी 3 हैं, एस, पी और डी। एस में जो इलेक्ट्रॉन्स आए वो 2, पी में इलेक्ट्रॉन्स आए 6, डी में इलेक्ट्रॉन्स आए 10। इनको आप लोग सम कर लें तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 18 बन जाते हैं। इसी तरह से एन के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं 32। अब अगर आप लोग इनमें जो सब शेल हैं वो देखें, एस, पी, डी और एफ, एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में 6, डी में 10 और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 14। आप लोग इनको सम कर लें, 2 + 6 8 + 10 18 + 14 32। तो शेल और सब शेल के नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पे जो है वो आपस में एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं।
अब बच्चे आपको दो रिलेशन याद रखने हैं। अगर एनर्जी ऑर्डर की बात करें कि किस सेल की एनर्जी कम होती है और किस सेल की एनर्जी ज़्यादा होती है, तो अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड के ऊपर समझाने की कोशिश की कि जो ऑर्बिट या शेल न्यूक्लियस के जितना नज़दीक होगा उसकी एनर्जी उतनी ही कम होती है। तो E1 की एनर्जी सबसे कम, उसके बाद E2 की एनर्जी होगी, उसके बाद E3 की एनर्जी होगी और सबसे लास्ट पे हमारे पास E4 की एनर्जी आ जाती है। और अगर हम लोग साइज़ की बात करते हैं तो बच्चे आपको इस डायग्राम से ही आइडिया हो रहा है कि फोर्थ जो शेल है ना उसका साइज़ सबसे ज़्यादा है। तो हम लोग बोलेंगे कि फोर्थ इसका साइज़ सबसे ज़्यादा, उसके बाद थर्ड, उसके बाद सेकंड और सबसे लास्ट पे हमारे पास फर्स्ट शेल आ जाता है जिसकी एनर्जी जो है वो मौजूद होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।